Okay, we have started with the first chapter, very first chapter of economics, that is the introduction to economics. इस introduction to economics के अंदर हम लोगों ने कुछ definitions की थी, ठीक है? Okay, what is basically economics? कौन बता सकते हैं? What is economics? I hope आप लोग आज revise करके आए हो. What is economics? Okay, what is economics? It is a study of an economy. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की अगर स्टडी करनी है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके लिए इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर इकोनॉमी की स्टडी करनी है तो क्या स्टडी करोगे इकोनॉमी के बारे में, कि वो इकोनॉमी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे कंजम्पशन हो रही है, ठीक है, और या फिर अदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर जिसको सॉल्व आउट करना है. ठीक है, वो इकोनॉमी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट मे बी अनएम्प्लॉयमेंट, इट मे बी इन्फ्लेशन. तो बेसिकली टू फाइंड आउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हो रही है और उन इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स में अगर हम इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के अंदर ना इट इज़ अ वाइडर डेफिनेशन. इकोनॉमी के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं. दैट इज फर्स्ट इज अ कंट्री, इट कैन बी अ स्टेट और इट कैन बी अ रीजन. कंट्री का मतलब क्या हो गया, अगर इफ आई वांट टू स्टडी अबाउट एनी कंट्री, कि इंडिया के बारे में मुझे स्टडी करना है कि इंडिया में कैसे प्रोडक्शन होती है, आर द सिटीजन्स गेटिंग वेलफेयर, आर द सिटीजन्स आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन और नॉट. तो ये सब किसके अंदर आएगा, इंडिया में. इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो गई हमारे लिए कंट्री. कंट्री की अगर स्टडी हो रही है तो वो क्या हो गई इकोनॉमी, और इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, ऐसी फिर एक स्टेट हो सकती है. इफ आई एम सेइंग अबाउट दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में स्टडी करना तो इट इज अ स्टेट. स्टेट की डेफिनेशन ले रहे हो तो इकोनॉमी के अंदर आएगा. इकोनॉमी की स्टडी हो रही है तो इट विल बी नोन एज इकोनॉमिक्स. एंड जस्ट लाइक कोई लोकेलिटी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की कुछ 4 लीडिंग डेफिनेशंस हमने की थी, राइट. 4 लीडिंग डेफिनेशंस याद है हम लोगों को. गगन आपको कुछ याद है, कोई डेफिनेशन, कोई भी एक बता दो. ओके, व्हाट इज वेल डेफिनेशन? वेल डेफिनेशन इसके अंदर एडम ने ये कहा था कि हम जितना ज़्यादा जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, वेल्दियर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि वेल्दियर का मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करती जा रही है उसको वेल्दियर कहते हैं. लेकिन इसकी एक वो निकली थी ड्रॉबैक कि उसको प्रोड्यूस करने से यूनिट फेल नहीं होना चाहिए. ओके, देखो इस डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन जो जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी समझ लो. वेल डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी. ठीक है, एडम स्मिथ ने बोला था कि बेसिकली ना इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से कैसे वेल्दियर है. नाउ वेल्दियर का मतलब यहाँ पर होता है कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से कितनी रिचर है. ठीक है, वेल्दियर का मतलब रिचर. तो उससे कहा था कि एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से रिचर तब होगी अगर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इकोनॉमी की ज़्यादा कर रही है. एक इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज़्यादा हो रही है दूसरी इकोनॉमी से तो वो इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से क्या कहलाई जाएगी, वेल्दियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ कंट्री ए की, ठीक है, और फिर बात हो कंट्री बी की. अगर कंट्री ए प्रोड्यूस कर रही है 1 लाख यूनिट्स इन अ ईयर और कंट्री बी प्रोड्यूस कर रही है 2 लाख यूनिट्स इन अ ईयर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ डेफिनेशन कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा वेल्दियर होगी, इट विल बी बी. ठीक है, जो 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन की क्या लिमिटेशंस निकले थे, क्या कुछ लिमिटेशन निकले थे इसके? ओके, यू टेल मी व्हाट इज द लिमिटेशन. सर्विसेज इंक्लूड की थी और सेल्स वो नहीं
ओके देखो, एक इकोनॉमी में कहने से कि अगर मैंने कोई चीज परचेज करी है तो मैं रिचर हो गई। उस परचेज को करने से हम लोग देखो, कोई भी फंड्स कब आएंगे, एक चीज परचेज हो गई तो मेरी कॉस्ट लगी है ना उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर प्रॉफिट कब अर्न करूंगी, जब वो आगे सेल आउट होगा। एक कंट्री ने अगर, यहाँ पर इसी एग्जांपल में लेते हैं, अगर कंट्री ने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे और कंट्री बी ने 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे, अगर कंट्री ए उस 1 लाख में से सिर्फ 220,000 यूनिट्स ही सोल्ड कर पाई, ठीक है, और बी के 2 लाख अगर इसने प्रोड्यूस करे थे तो 1,90,000 यूनिट्स सोल्ड हुए, ठीक है। किसके यूनिट ज्यादा सोल्ड हुए हैं? बी के। कहने से बी के ज्यादा यूनिट सोल्ड हुए तो उसको ज्यादा पैसा रिकवर हुआ होगा। जैसे पैसा रिकवर हुआ तो कहने से उसको ही हैज मोर पावर के टर्म्स में, क्योंकि उसके पास ज्यादा मनी रिकवर हो गया। जब हम लोगों ने परचेज करी थी तो परचेज के टाइम पर तो सिर्फ कॉस्ट लगी थी ना, बट एक्चुअल में पैसा रिकवर कब होता है? जब उसकी आगे सेल्स हो जाती है। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहना से कि अगर कंट्री बी ने 1,90,000 यूनिट्स दिए और 20,000 यूनिट्स कंट्री ए ने दिए, कंट्री ए ने सिर्फ 20,000 यूनिट्स सोल्ड करे और कंट्री बी ने कितने यूनिट्स सोल्ड करे? 1,90,000 यूनिट्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं प्रॉफिट का देखूं तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? जिसने ज़्यादा सेलिंग करी है। खाली एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये पॉइंट नहीं देख सकते। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, अगर 1 लाख यूनिट की जगह कंट्री ए ने पूरे के पूरे 1 लाख यूनिट सोल्ड करे और कंट्री बी ने 20,000 यूनिट सोल्ड करे, ठीक है। अगर मैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो कौन रिच है? बी। लेकिन एग्जैक्टली अगर एक पूरा लॉजिक लगा के देखूं तो कौन ज्यादा रिच है? जिसका पैसा पूरा रिकवर हुआ है। अगर उसने 1 लाख प्रोड्यूस करा तो 1 लाख सेल हुए हैं, इसका मतलब उसका पूरा पैसा रिकवर हुआ है, तो वो ज्यादा रिचर है एज कंपेयर टू कंट्री बी। तो यहाँ पर यही इसकी क्या निकली थी? लिमिटेशन, कि इसने यहाँ पर अपनी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्लूड किया था, लेकिन कंजम्पशन वाली पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया था। और दूसरा इसके ऊपर क्या लिमिटेशन था कि खाली एक इकोनॉमी गुड्स से अर्न नहीं करती आज की डेट में। आज की डेट में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर एक इकोनॉमी सिर्फ गुड्स में ही सेल कर रही है या परचेज कर रही है तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं मानी जाएगी और रिचर इकोनॉमी नहीं मानी जाती। बट इसने सर्विसेज वाला पॉइंट अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो पूरा लर्न हो गया ये एडम स्मिथ वाला। इट वाज अ वेल्थ डेफिनेशन। क्लियर है ये? ओके, सेकंड डेफिनेशन कौन सी थी? वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, कौन बताएगा वेलफेयर डेफिनेशन? यू टेल मी। थर्ड, नो आइडिया। लास्ट, सेकंड, देखो डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि बेसिकली एक पर्सन कहाँ, इसमें हम इकोनॉमी के अंदर ये चीज स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल कहाँ से इनकम अर्न कर रहा है, उस इनकम को अर्न करके वो उसको कहाँ पे यूज कर रहा है और यूज करने से क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ मेरी पर मंथ 50,000 सैलरी है तो 50,000 इनकम आती कहाँ से है? उस इनकम को मैं कहाँ यूज कर रही हूँ और उसको यूज करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो किसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में, ठीक है। नाउ इसका लिमिटेशन क्या था? इसके अकॉर्डिंग ना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर एक पर्सन
अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अगर इनकम अर्न कर रहा है और उसको यूज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलफेयर कब ऐड होगी? जब उसको कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो उसको वेलफेयर ऐड नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन में एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि एक पर्सन की ये स्टडी की जाती है कि वो इंडिविजुअल कहाँ से इनकम अर्न कर रहा है, उसको कहाँ पे यूज कर रहा है और उसको यूज करके उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसका वेलफेयर ऐड हो रहा है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो उसकी वेलफेयर ऐड नहीं हो रहा। नाउ इसका लिमिटेशन क्या बोला गया था? देखो, वेलफेयर का मतलब खाली सेटिस्फैक्शन नहीं होता। एक इंडिविजुअल को एक चीज कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, बट हो सकता है उसको उसके लिए वो बेनिफिट ना हो। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम लोग कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन तो हमें मिल रही है बट वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो? लास्ट, कैन यू टेल मी कैसा कुछ हो सकता है? एल्कोहल, ड्रग्स। एक एल्कोहलिक एडिक्ट पर्सन एल्कोहल को कंज्यूम करेगा तो उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल है? नो। तो हमारे अकॉर्डिंग एक नॉर्मल पर्सन अगर देखें तो वेलफेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दोनों होनी चाहिए। बट मटेरियल वेलफेयर के अंदर क्या बोला गया था कि सिर्फ इसकी क्या होगी? अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वेलफेयर ऐड हो रही है। ठीक है, और ये इसका क्या था? ड्रॉबैक। क्लियर है? इससे अपने इसमें बेनिफिट को इंक्लूड नहीं किया था। क्लियर है? ये हो गया। थर्ड डेफिनेशन क्या है? Scarcity and choice. Okay, you tell me what is scarcity and choice. Scarcity and choice में बेसिकली ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें उसमें से चूज करना है कि हम कौन से लेंगे ताकि हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। Scarcity and choice दिया था लीनल रॉबिन्स ने। Scarcity and choice देखो नाम से पता चल रहा है scarcity और choice, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो इकोनॉमिक्स में ये डिसीजन लिया जाता है कि कैसे हम उन कम रिसोर्सेज को यूज करें ताकि क्या हो सके? डिसीजंस लिए जा सके कि उन रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, ताकि हम अलग अलग जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो कम भी ना पड़े और हमारी वांट्स भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो बेसिकली एलोकेशन करना कि कम रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे ताकि सारी की सारी नीड्स क्या हो सके? फुलफिल हो सके। वो किसके अंदर था? स्कार्सिटी एंड चॉइस में। एंड लास्ट डेफिनेशन वाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी थी? लास्ट, यू टेल मी, सेकंड लास्ट। पॉल समनसन। ओके, क्या बोला था इसमें? बेसिकली इसे पीछे की अपनी सारी डेफिनेशंस को इंक्लूड किया था कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्कार्सिटी एंड चॉइस भी पढ़ते हैं, वेलफेयर भी ऐड करते हैं, वेल्थ भी ऐड करते हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान रखा जाता है कि आज जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि सिर्फ आज की नीड्स पूरी ना हो, फ्यूचर में जो जनरेशन है उनकी भी नीड्स पूरी हो सके और उनके लिए रिसोर्सेज कम ना रह जाए। ये किसके अंदर था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इसके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके ऊपर इसने फोकस किया था। क्लियर है? ये चार डेफिनेशन समझ आ गई है? ठीक है। नाउ हम लोग आई थिंक कुछ वो पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, राइट? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में फर्स्ट टाइप किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और सोशलिस्ट लिखा था या नहीं लिखा था? सोशलिस्ट लिख लिया था। ओके, देन तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मतलब। ओके, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कोई भी पर्सन जो बिना देखे सारा बता सकता है। हाँ, जहाँ पे प्राइवेट का रोल होता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। ओके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती और प्राइवेट ओनरशिप होती है। बेसिकली एनी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है। कोई भी अगर डिसीजंस लिए जाएंगे कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज बिजनेस में कैरी आउट करनी है, वो कौन लेगा? प्राइवेट पर्सन लेगा। दैट इज यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो उसका प्राइवेट ओनर है बिजनेस का,
ही विल टेक द डिसीजन। तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। इनके ना कुछ फीचर्स लिखवाए थे आपको, ठीक है। वो फीचर्स क्या थे? देखो सबसे पहला तो वही प्रॉफिट मेकिंग होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब कि ये इकोनॉमी जो है फ्री इकोनॉमी होती है और यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डिमांड बेसिकली अगर प्राइसेस डिटरमाइन करनी है तो वो किस अकॉर्डिंग किए जाते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और क्या था? एक कंज्यूमर सॉवरिंग वाला पॉइंट लिखवाया था। व्हाट इज कंज्यूमर सॉवरिंग? कि कोई भी जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है ये। एक इनइक्वालिटी वाला पॉइंट था, व्हाट इज दैट? याद है? मैम जो ओनर होता है वो अमीर बनता जाता है एम्प्लॉइज से ज़्यादा, मतलब एम्प्लॉइज बेसिकली एम्प्लॉइज देखो ओनर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी इनकम के लिए। तो एम्प्लॉइज जो है अर्न करते हैं, किससे अर्न करेंगे? ओनर से। तो ओनर की ऑब्वियसली कैपिटल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट में सोशलिस्ट से इनइक्वालिटी थोड़ी ज्यादा होती है, सोशलिस्ट में ये थोड़ी कवर अप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो और यहाँ पर इनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने सोशल वेलफेयर इकोनॉमी वाला। एक जो लास्ट लिखना है, आई थिंक मिक्स इकोनॉमी रह गया था ना, तो मिक्स इकोनॉमी लिख लो। ओके, व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी? जिसके अंदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों हो, लाइक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। देखो इट इज एन इकोनॉमी which secures the it is an economy which secures the benefit of both capitalist and socialist economy. It is an economy which secures the benefit of both capitalist and socialist economy. In a mixed economy, the operations are carried out within different degrees of freedom, different degrees of freedom in different segment of economy. In different segment of economy. ठीक है, मिक्स इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जो जिसके अंदर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों पार्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट करते हैं, कुछ सेक्टर में प्राइवेट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये प्राइवेट बैंक्स होते हैं तो वो किसके अंदर आ गए? आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्ट इकोनॉमीज में होगा आपके गवर्नमेंट बैंक्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ओनरशिप्स होती हैं। तो बेसिकली ऐसे क्या है, पूरा डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है ये? नेक्स्ट अब टॉपिक लिखो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो पीपीसी। PPC. Okay, what do you mean by PPC? Production Possibility Curve. ठीक है, ओके ना। सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है?
कर्व में लेट्स से x है और y है, तो यहाँ पर x गुड x आ गया, गुड y आ गया। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करेगा कि विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कितने क्वांटिटी ऑफ टू कमोडिटीज प्रोड्यूस हो सकती है। दैट इज अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है तो रिसोर्सेज से मैं गुड x कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ और गुड y कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ, वो किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर पॉइंट है लाइक दिस, ये पॉइंट m क्या शो कर रहा है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज करा है और उसको यूटिलाइज करके जो गुड y है उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, OY0, और x के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, OX0। तो ये कौन सा कर्व शो करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली इट इज अ लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन of two products which can be produced from the given level of resources and technology। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे दो कॉम्बिनेशन शो करता है कि अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उससे दो कमोडिटीज कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं गुड x की बात करूं या गुड y की, तो कितने यूनिट्स में उनके प्रोड्यूस कर सकती हूँ। कहने से हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि गुड x को ज्यादा प्रोड्यूस करें या गुड y को प्रोड्यूस करें, क्योंकि मैं दोनों से ही ज्यादा दोनों चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर मेरे पास सोर्सेज कम है, अगर अनलिमिटेड होते तो मैं कितनी भी क्वांटिटी गुड x की प्रोड्यूस कर सकती हूँ और कितनी भी क्वांटिटी गुड y की प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन। तो वो डिसीजन किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, पीपीसी कर्व में। तो पीपीसी कर्व क्या शो करता है, कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज का जो प्रोड्यूस हो सकती हैं विद द गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज। ठीक है, अगर मैं इसी में आगे देखते हैं, अगर मैं y की यूनिट ज्यादा इंक्रीज कर दूं टू y1, ठीक है, और तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से देखो तो x कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, x1। कहने से अगर y की यूनिट्स नाउ पॉइंट n क्या शो कर रहा है, अगर सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं पूरे अच्छे से, तो उस केस में y की यूनिट्स अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो एक के यूनिट्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हम दोनों ही अनलिमिटेड क्वांटिटीज में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर एक को इंक्रीज किया जाएगा तो दूसरे को डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, नाउ इस केस में पीपीसी कर्व अंडर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है एंड आउटवर्ड शिफ्ट भी होता है इसका। ठीक है, वो कैसे शो होता है, अगर मैं इसी कर्व का एक देखें, ये नॉर्मल कर्व है जिसके अंदर ना हमारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। देखो ये कर्व क्या शो कर रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने रिसोर्सेज थे उनको पूरा का पूरा क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है उसमें से भी हम थोड़े कम रिसोर्सेज यूज करते हैं। हो सकता है कि मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज ना करो। लेट्स से मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है 1 लाख जिससे मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, बट मैं 1 लाख पूरे यूज ना कर आई एम यूजिंग ओनली 40,000 रुपीज कि मैं सिर्फ 40,000 से प्रोडक्शन करूँगी। कहने से जितने मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ कम रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, तो उस केस में ऑब्वियसली क्वांटिटीज कम प्रोड्यूस होंगे, कुछ ना कुछ शिफ्ट तो आएगा ना। तो वो शिफ्ट को कैसे दिखाया जाता है, जो कर्व है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये वाला कर्व क्या शो करेगा, इसके ऊपर पॉइंट, लेट से ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, एंड पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने रिसोर्सेज थे हम उससे थोड़े कम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर शिफ्टिंग कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि आई कैन प्रोड्यूस y0 यूनिट्स ऑफ y एंड x1 यूनिट्स ऑफ x। अगर मैं इसी कर्व को यहाँ पर शो करूँ ना, फर्स्ट वाले कर्व में अंडर यूटिलाइजेशन, वो सिर्फ मैंने अलग से करके दिखाया ताकि समझ आ जाए। इस अंडर यूटिलाइजेशन में देखें तो एक वाला पॉइंट देखते हैं n के कॉरेस्पॉन्डिंग q,
ठीक है, क्यू क्या शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग कम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो कम रिसोर्सेज यूज करने की वजह से y तो मेरा उतनी ही यूनिट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो x की यूनिट्स है उसकी प्रोडक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, एंड इट इज शोन एज एक्स क्यू। क्या x की प्रोडक्शन कम हो गई है, बिकॉज आई एम नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फुली, तो फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्स कम हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ यूनिट्स में डिक्रीज आएगा, तो y की प्रोडक्शन तो उतनी ही हो रही है, बट x की यूनिट्स क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है, ये किस में आता है, इसको क्या बोला जाता है, ये प्रेजेंट क्या करता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है ये, ओके। नाउ एक और चीज, एक केस होता है जब हमारा पीपीसी कर्व टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेगा। ओके, ये तो ऑप्टिमम पीपीसी कर्व है, एक सेकंड, ओके सी, इट इज अ ऑप्टिमम पीपीसी कर्व। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल और हो जाता है, या फिर कई बार इम्प्रूवमेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी में। अब अगर कोई भी चीज में इम्प्रूवमेंट होगी तो कहने से मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, तो उस केस में अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो आई कैन यूज रिसोर्सेज मोर। रिसोर्सेज अगर ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्या यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो उस केस में पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट होती है, राइट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इट विल शो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ओवर यूटिलाइजेशन किस वजह से हो सकता है, ओके। नाउ चीज के ऊपर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, स्कैनर में ना बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस केस में। एक आपके पास ना क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक ना स्कैनर में क्वेश्चन था, आपको ऐसी ना कर्व बना के दिया हुआ था, थर्ड वाला, ठीक है, और आपको बताना है कि केस कौन सा है। इट इज अ केस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन, it is a case of improvement in technology, it is a case of underutilization, it is a case of optimum utilization। ठीक है, according to you what will you mark, overutilization, okay, you overutilization, सबका आंसर overutilization है, कुछ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, okay, improvement technology, और मैम यहाँ पे ऑप्टिमम में भी जा सकते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन। ओके, नाउ सी, यहाँ पर ना ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का केस है, वो चीज क्या शो करती है कि हम लोग रिसोर्सेज ज्यादा यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्या आप उसको ओवर यूटिलाइज कर पाओगे? लेट्स से अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मुझे वो 1 लाख स्पेंड करने हैं, मैं 1 लाख की जगह 1,50,000 स्पेंड कर रही हूँ, तो 50,000 आएंगे कहाँ से? बारिश तो नहीं होगी ना, वैसे होगी। वो 50,000 कहीं ना कहीं से अवेलेबल होंगे, तभी ही मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ ना। तो अगर अवेलेबल है तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा ही किस केस में, जब हमारे पास रिसोर्सेज इंप्रूव हो चुके होंगे, जब बढ़ चुके होंगे रिसोर्सेज। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं तो मैं उसको ओवर यूटिलाइज कर ही नहीं सकती ना। कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। स्कैनर के अंदर इसका आंसर दे रखा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स का आंसर आया था मैम वो गलत है। नो, वो गलत नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ओवर यूटिलाइजेशन हो ही इस वजह से रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। अगर रिसोर्सेज इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप लोग ओवर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। कर सकते हो जब तक अवेलेबल ही ना हो फंड्स। आप लेट्स से हम लोगों ने जब वेरी फर्स्ट क्लास की थी तो उसके अंदर था कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था इंडिविजुअल लेवल पे कि फ्यू आपका बर्थडे और आप लोगों को 2000 रुपीज मिल रहे हैं स्पेंड करने के लिए, तो वो 2000 रुपीज से आप ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो यू विल अरेंज फॉर इट ना। वो अरेंज कहाँ से होगा? जब तक आपको नहीं मिलेंगे वो पैसे, यू कैन नॉट अरेंज इट। तो आपके पास वो अरेंज हो गए ना, बेसिकली आपके पास रिसोर्सेज इम्प्रूव हो गए हैं, तभी आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो ना। अगर वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे तो यूटिलाइज कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या चीज आ रही है? ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक है, स्टेज कौन सा है? ये ओवर यूटिलाइजेशन का है, बट वो ओवर यूटिलाइजेशन वो किस वजह से रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं करती है, रिसोर्सेज बढ़ते ही नहीं, तो आप उसको ओवर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओवर यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल
तभी यूटिलाइज कर रहे हो ना, राइट। और यहाँ पर पीपीसी में क्या दिखाते हैं कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो 3 स्टेजेस हैं। ऑप्शन में बोथ ए एंड बी हो सकता है। वो तो ए एंड हाँ, वो नहीं एंड भी हो सकता है क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। तो ए एंड भी हो सकता है। क्लियर है ये? समझ आ गया है? ओके, लिखो इसके अंदर पीपीसी में। ओके, अगर हम इसी को एक ही डायग्राम में मिक्स करें तो इट विल बी लाइक एक नॉर्मल पीपीसी कर्व, इसके नीचे एक कर्व जो क्या शो करेगा, अंडर यूटिलाइजेशन, एंड एक कर्व जो ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है। देखो इसके अंदर पीपीसी इज locus, PPC is locus of all such combination. PPC is locus of all such combination of two commodities which can be produced in a country, with its given resources and technology, एक बार ये डायग्राम बना लो। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देना N, इसके साथ वर्किंग हो गई है y1 और x1। एक पॉइंट देना यहाँ पर Q, ठीक है। ये हो गया y0 और x1, x0 लिखो और इसी से एक पॉइंट एक्सटेंड कर रहे हैं यहीं से x2। ये पॉइंट ना कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है आपका, जहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है ना Q पे, उधर से अंडरलाइन करना एक लाइन जो ऑप्टिमम तक जाएगी, तो वहां पर वो पॉइंट शो करेगा। ये पॉइंट एक बार संभाल लो फिर बना पाओगे। यहाँ पर देखो ये वाला जो कर्व है, ये कर्व कौन सा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शो कर रहा है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर होती तो y0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाते और x2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाते, बट अब क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है तो y0 तो यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट x के क्या हो गए, कम हो गए, तो वो चीज शो कर रहा है, ठीक है। ओके, इधर ऊपर वाले कर्व की तरफ मार्क करके लिखना ओवर यूटिलाइजेशन ड्यू टू improvement in technology and resources। ठीक है, बीच वाले में लिख लेना efficient utilization या फिर optimum utilization। और थर्ड वाले में लिख लेना अंडर यूटिलाइजेशन। ये ओके, इसके नीचे लिखो ओके।
Then okay, in the above diagram, point N shows, in above diagram point N shows, then y1 units, that y1 units, आप लोगों ने जो नेमिंग है इसके अकॉर्डिंग लेना, n के कॉरस्पॉन्डिंग कितने यूनिट्स है, y1 units of commodity y, and x1 units of commodity x can be produced with the available resources and technology, can be produced with the available resources and technology. If the quantity to be produced, is reduced to y0, then with the available resources and technology, quantity of commodity X can be increased. This shows that, after full stop, this shows that since resources are limited, if production of one quantity is increased, then production of other, one, अच्छा क्वांटिटी लिखा है आप लोगों ने, commodity, if production of one commodity is increased, then production of other will be reduced. Further, point Q in the diagram, shows that if y0 units of commodity y is produced, then x0 units of commodity X can be produced. This shows underutilization of resources, and hence country can increase production of commodity X, अच्छा कितनी इंक्रीज करी जा सकते हैं प्रोडक्शन X की, अगर अंडर
यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इस वजह से x की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, x0, तो इंक्रीज कितनी कर सकते हो अगर फुल यूटिलाइज हो सके तो टिल x2 कर सकते हो ना, तो फ्रॉम x0 टू x2, फ्रॉम x0 टू x2 by keeping the units of y unchanged, by keeping the units of y unchanged. Last line लिखना, moreover if new resources are available, moreover if new resources are available or if level of technology, if new resources are available or if level of technology is improved, if level of technology is improved, then PPC will shift, कहाँ पे शिफ्ट करेगा PPC को, राइटवर्ड, आउटवर्ड, will shift outward, बाहर की तरफ जा रहा है ना, will shift outward as shown by, इस कर्व को नाम दे देना PYPX, PYPX कर्व, as shown by PYPX curve. क्लियर है ये क्या था, PPC कर्व, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. क्लियर है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक देखो, इकोनॉमिक साइकिल. इकोनॉमिक साइकिल see what do you mean by economic cycle. इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है, देखो एक पूरी इकोनॉमी के अंदर ना अलग अलग फ्लक्चुएशंस होती है, कभी इकोनॉमी अप जाता है, कभी इकोनॉमी डाउन जाती है, ठीक है, कभी किसी चीज में चेंज हो रहा है, कभी किसी चीज में चेंज हो रहा है. तो कई बार क्या होता है ऐसे सिचुएशन में आती है इकोनॉमी के लिए कि वो वर्स्ट सिचुएशन होती है जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही. तो बेसिकली इन्हीं चीज को, फ्लक्चुएशंस को दिखाने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक साइकिल. इकोनॉमिक साइकिल क्या शो करता है, फ्लक्चुएशंस इन अ इकोनॉमी इन डिफरेंट पीरियड्स. एक डिफरेंट पीरियड में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमिक साइकिल में देखते हैं. ठीक है, देखो इकोनॉमिक साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेज होता है इकोनॉमिक बूम. ठीक है, एक होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन. एक होता है इकोनॉमिक रिसेशन. और लास्ट वन इज इकोनॉमिक रिकवरी. ठीक है, now what do you mean by economic boom? ओके, यहाँ से इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक बूम को बोला जाता है बेसिकली इन्फ्लेशन पीरियड. ठीक है, बेसिकली द पीरियड जहाँ पर इकोनॉमी का आउटपुट, नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो इस वजह से इकोनॉमी में सारी क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं. वो चेंजेस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, सारी चीजें क्या हो रही है, राइज हो रहा है. तो इकोनॉमी एक अच्छे फेज पर है जहाँ पर इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. ये कौन सा पीरियड होता है, इकोनॉमिक बूम. इट इज अ गुड सिचुएशन फॉर अ इकोनॉमी. ठीक है, फिर एक आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन. इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जहाँ पर इकोनॉमी का आउटपुट तो बढ़ रहा है बट एक थोड़ा सा स्लो पेस से बढ़ रहा है. स्लो पेस का मतलब क्या है कि थोड़ा जो परसेंटेज ऑफ
वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं हो रही। तो जब फास्टली इंक्रीज होता है, बेसिकली द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी इज फास्ट, तो वो इकोनॉमिक बूम में आता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में क्या है कि इकोनॉमी बढ़ तो रही है बट थोड़ी स्लो पेस से बढ़ रही है, तो वो किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक स्लो डाउन के अंदर। देन आता है आपको इकोनॉमिक रिसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिसेशन? जब इकोनॉमी अपने बेसिकली खराब वाले पीरियड में चल रही है, जहाँ पर इकोनॉमी का आउटपुट कम है, सब कुछ कम है, इकोनॉमी क्या हो चुकी है? ग्रो नहीं कर रही है। इट हैज कम टू द लेवल जहाँ पर वो ग्रो नहीं कर रही है और थोड़ा क्या होता जा रहा है? सब कुछ डाउन होता जा रहा है। ठीक है, बेसिकली द सिचुएशन जहाँ पर आउटपुट भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्लियर है? उसके बाद देखो 3 फेज आए, एक में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक में इकोनॉमी स्लो पेस से ग्रो कर रही है, एक में जब इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं। नाउ अब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही तो वहां पर स्टेबल तो नहीं रह सकती ना। तो इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि इकोनॉमी उससे क्या कर सके? रिकवर कर सके और आगे दोबारा से ग्रो कर पाए। वो वाला फेज कौन सा होता है? इकोनॉमिक रिकवरी। जब अपनी इकोनॉमी रिसेशन पीरियड से बाहर निकल रही है और ग्रो करना क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, दैट इज अपने आप को रिकवर कर रही है, वो वाली स्टेज कौन सा होता है? इकोनॉमिक रिकवरी। 4 फेजेस समझ आए? एक फेज है जहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है विद अ हाई रेट, तो बेसिकली उसका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में थोड़ा सा पेस क्या है? ग्रोथ का स्लो है। थर्ड वाले में इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही। उसके बाद इकोनॉमी की अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी के लिए ठीक सिचुएशन नहीं है, तो इकोनॉमी जब उससे रिकवर कर जाएगी तो वो कौन सा स्टेज होगा? इकोनॉमिक रिकवरी। इन 4 में से कैन यू टेल मी वर्स्ट सिचुएशन इकोनॉमी के लिए कौन सी होगी? रिसेशन। ठीक है, तो इकोनॉमी वहां पर स्टेबल नहीं रह सकती एंड इट हैज टू रिकवर फ्रॉम दैट स्टेज। और वो कौन सी स्टेज आएगी जब वो रिकवर कर रहा है? इट इज नोन एज इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, देखो इसके अंदर इकोनॉमिक साइकिल में इट रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन, इट रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड WIDE वाइड fluctuation in production or economic activity such as income, employment, etc. Types of economic cycle. Types से basically stages लिखना, types and the stages of economic cycle are first economic boom or inflation. Economic boom or inflation. Okay, देखो, it is a period when national output is rising. National output is rising. Which thereby leads to increase in employment, comma income. देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कमोडिटीज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? हाई। ठीक है, तो इनकम कॉमा प्राइसेस एक्सेट्रा। सेकेंड इकोनॉमिक स्लो डाउन।
economic slowdown. It is a period when national output is still rising, but prices remain at a stable level. It is generally a period when economy कुछ प्रॉब्लम है? कहीं से रिपीट करना है, कहाँ छूटा है बताओ? इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाँ जी, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखो, इट इज अ पीरियड व्हेन national output is still rising, but prices remain at stable level. It is generally a period when के आगे क्या लिखा था? When economy grows at a slow rate, but is not in a recession stage. देखो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही, बट वो ग्रो किस रेट पे हो रहा है? थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिसेशन पीरियड पे आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या हो रही है? थोड़ी स्लो, बट इट इज नॉट अ रिसेशन पीरियड, ठीक है। आगे लिखो, एक ना ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट लैंडिंग, soft landing, LANDING. What do you mean by soft landing? धीरे धीरे पाथ पर आना, ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लैंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेज लिखो, इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन को कैसे लिखना है? इट इज अ सिचुएशन when national output declines, leading to it is a situation when national output declines, leading to decrease in employment, incomes and profits. It is a worse situation, after full stop, it is a worse situation for an economy. It is a worst situation for an economy de-stocking, मैं भी मतलब बताती हूँ इसका, DE stocking, STOCKING, एक ही वर्ड है ना? हाँ ये एक ही वर्ड है, de-stocking, DESTOCKING। ओके ना, व्हाट डू यू मीन बाय de-stocking? de-stocking का मतलब है
कि जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकालना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसेशन केस में आउटपुट नहीं है, ठीक है, सेल प्रॉफिट्स नहीं है, सेल्स नहीं है, मतलब बेसिकली इकोनॉमिकली वर्स्ट सिचुएशन है। अगर मैं एक फर्म की बात करूँ, एक फर्म अगर नॉर्मली उसकी सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे, तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन होगा, रिसेशन वाला स्टेज। तो उस केस में जो भी स्टॉक एक आता है ना, स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है, तो इन केस में क्या करते हैं, अब उनको शट डाउन करना है अपना बिजनेस, तो दे वांट कि उनका जितना स्टॉक पहले का रखा हुआ है, क्योंकि अब वो आगे तो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो प्रोडक्शन कैसे होगी, राइट। तो जो पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकालना ताकि उस पर लॉस इनकर ना हो जाए। तो डी स्टॉकिंग का मतलब है पड़े हुए स्टॉक को निकालना एट हैवी डिस्काउंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स पे, क्योंकि बेटर है ना, इतना लॉस से बेटर, इतना ज़्यादा लॉस से बेटर है कि जितना रिकवर हो रहा है वही रिकवर हो जाए, राइट। तो डी स्टॉकिंग एंड हैवी प्राइस डिस्काउंटिंग, डी स्टॉकिंग एंड हैवी प्राइस डिस्काउंटिंग is one of the main feature of economic recession. Is one of the main feature of economic recession. ठीक है, और लास्ट लाइन लिख लो इसमें, लास्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इज डिप्रेशन। लास्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इज डिप्रेशन। ओके, रिसेशन के अंदर ही क्या पॉइंट आता है, डिप्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन, कि बिल्कुल जो प्रोडक्शन हो जब कम हो रही है एकदम ही, तो इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, बट एकदम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना कि अब वो मिनिमम पॉइंट हो चुका है लो का, किससे ज्यादा अब लो नहीं हो सकता, वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, डिप्रेशन। ठीक है, जैसे कि बिजनेसेस के केस में होता है, अगर हमें प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा, हमारे लिए डिप्रेशन। बट एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हमारे पास असेट्स भी नहीं है कि हम लोग पैसा कहीं से भी अरेंज कर सके, तो वो हमारे लिए कौन सा पॉइंट होगा, डिप्रेशन। तो सेम इन द केस ऑफ इकोनॉमी, क्लियर है, बिकॉज इसके अंदर लास्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इज डिप्रेशन एट विच economic activities touches its low point in terms of production, employment, savings and investment and last stage economic recovery. Fourth point, economic recovery. When the economy starts to recover, and its output is increased, when the economy starts to recover and its output is increased after facing from economic recession, it is known as economic recovery. Is it clear? तो ये पूरा क्या था, इकोनॉमिक साइकिल, इसके स्टेजेस क्या है, इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इकोनॉमिक रिसेशन एंड इकोनॉमिक रिकवरी। डिप्रेशन किसका पार्ट है, इकोनॉमिक रिसेशन का। हैवी डिस्काउंटिंग कहाँ पर होती है, रिसेशन। हैवी डिस्काउंटिंग
ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है। रीस्टॉकिंग कहाँ पर होती है? रिसेशन, ठीक है। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन? स्लो पेस लास्ट यू कैन टेल मी। ओके, पूरे इकोनॉमिक साइकिल को कॉन्सेप्ट बता सकते हो? कोई भी एक ही बताना है? ठीक है, कोई एक बता दो अपनी वर्ड से। मैम वो बूम में प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही होती है और उसके बाद इन्फ्लेशन आ जाती है इस वजह से क्योंकि तो ये प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, कोई ऐसा जो पूरा प्रोसेस बता सके इकोनॉमिक साइकिल का? इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, या फिर वो गजनी वाला 15 मिनट्स में सब भूल जाते हैं? भूल गए हो? ये कॉन्फिडेंस कितनी क्लास में आएगा आप लोगों के अंदर कि मैम यस आई विल टेल यू द आंसर? वो तो मैं लास्ट में बोलूंगी, तो क्या आप ही बताओ। पहला होता है बूम जिसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होने लग जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, ये सब होता है। फिर आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसमें इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है और सब कुछ मतलब स्लो स्लो चल रहा होता है, ग्रो कर रही होती है ग्रो बट कर रही स्लो। होती है पर स्लो रेट पे कर रही होती है। फिर आता है इकोनॉमिक रिसेशन जिसमें वो एक वैसा स्टेज आता है जिसमें कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा होता, बहुत सब कुछ बेसिकली मतलब प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, कोई profits नहीं हो आउटपुट रहे नहीं हो होते, रहा, ठीक है। स्टॉकिंग हो रही होती है और बी स्टॉकिंग नहीं, इट्स डी स्टॉकिंग, डी स्टॉकिंग। और डिस्काउंटिंग, हैवी डिस्काउंटिंग हो रही होती है क्योंकि कोई सेल वेल नहीं हो रही होती है, ये होता है। फिर रिकवरी आता है जिसमें जो इंक्रीज होने लग जाता है। बेसिकली इकोनॉमी अपने रिसेशन वाले पीरियड से अब क्या हो रही है, बाहर निकल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। इंक्रीज नहीं तो स्टेबल पॉइंट पे तो आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, ये समझ आ गई इकोनॉमिक साइकिल। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर लिख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, okay, what is opportunity cost? Basically opportunity cost is the cost of next best alternative foregone। कोई भी एक चीज जिसको हमने चॉइस मेकिंग करते वक्त स्किप कर दिया और उससे हमें जो बेनिफिट इंकर हो सकता था वो इंकर नहीं हुआ, वो हमारे लिए क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेनिफिट हमें इंकर हो सकता था बट वो बेनिफिट इंकर नहीं हुआ तो वो हमारे लिए बेनिफिट क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, उसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली, ठीक है। लेट्स से आप लोगों की 12th कंप्लीट हो गई, तो उस अब यू हैव टू डिसीजन, आपको दो पाथ पे जाना है। या तो आप क्या कर सकते हो, आगे कॉल सेंटर की जॉब में जा सकते हो एंड मेक अर्न मनी, ठीक है। या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप हायर स्टडीज पे जाओ ताकि बाद में आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा बेटर मिले, ठीक है। नाउ सी, अगर जॉब करोगे इनकम आएगी, अगर इफ यू चूज फॉर हायर स्टडीज, कैन इट
ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो? एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एनी एग्जांपल। लेकिन 30,000 वाले से कुछ बेनिफिट भी तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा बेटर बेनिफिट तो 50 में मिल रहा है। इसका एक तरीके से एग्जांपल क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब, यस एक तरीके से एक एग्जांपल हो, बेसिकली उसके साथ कुछ बेनिफिट एसोसिएट होना भी चाहिए ना। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं बोल रही हूँ आई हैव टू परचेज, मेरे को ना कोई भी दो चीज़ों में से चॉइस करना है, एक सैमसंग का फोन है और एक नोकिया का फोन है, ठीक है। मेरे को सैमसंग का फोन आई गॉट इनटू 10,000 और नोकिया का प्राइस है और 5,000, ठीक है। तो आई विल परचेज, अगर मैं 10,000 वाला फोन परचेज कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 5,000 का परचेज नोकिया का नहीं किया, यहाँ पर मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता था नोकिया का परचेज करके कि जो 5,000 मैंने वहाँ पर स्पेंड मैं करती, बाकी के जो 5,000 मेरे बच गए वो और बेटर एक्टिविटीज में यूज हो सकते थे, हो सकता है मैं उनको कोई यूज कर सकती थी। लेट्स से मुझे कोई मूवी देखनी है तो मूवी में स्पेंड कर सकती थी वो 5,000, बट अब पूरे के पूरे 10,000 किस में स्पेंड हो गए हैं, सैमसंग के फोन में जो 10 के 10 लग गए। तो मेरे पास यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 5,000 जो मैं आगे स्पेंड कर सकती थी इन सीइंग द मूवीज। तो एक चीज अगर हमने स्किप करी है तो उससे कोई बेनिफिट होना चाहिए ना। वो बेनिफिट क्या हो सकता था कि मैं ऑल्टरनेट चीजों में भी उसको यूज कर सकती थी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल, if an individual has a choice to choose between two mobiles, one of which of Samsung and another of Nokia, and if individual opts for expensive one, then the opportunity cost will be the cost of amount which can be utilized in other activities if non-expensive thing would be chosen. ठीक है। तो अगर नॉन एक्सपेंसिव थिंग चूज करते तो उससे क्या होता, हमारे पास कुछ अमाउंट बच जाता और उसको हम अदर चीज़ों में यूज कर सकते थे। तो वो कॉस्ट हमारे लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। छुट्टी हो गई है, ओके क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो आज की है। तो इकोनॉमिक सिस्टम, 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? एनी इकोनॉमी जिनका बेसिकली मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है और इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ओके अब जिससे पूछूं वो बताना। सेकंड वन, कंज्यूमर सॉवरेन किसका फीचर है?
कैपिटलिस्ट ओके। लेजिस्फेयर किसका फीचर है लास्ट? इस क्लास में भी नहीं आते? लेजिस्फेयर किसका फीचर है? कैपिटलिस्ट ओके। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम किस में होती है? सोशलिस्ट ओके। मिक्स इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट कैपिटलिस्ट दोनों, ठीक है। फिर हमने क्या पीपीसी, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी? इट इज द लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। एक टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम कितने यूनिट्स दो प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किससे शो करा जाता है? पीपीसी से, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस आएंगे, ओवर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? सारे रिसोर्सेज ठीक से यूज किए जा रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए। अंडर का मतलब कि हम लोग जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सारे के सारे यूटिलाइज नहीं कर रहे। और ओवर का मतलब जब इम्प्रूव हो गए रिसोर्सेज और हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ओके। एक को अगर हम क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक की यूनिट अगर कम करेंगे तो दूसरे की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक की डिक्रीज करोगे तो दूसरे की इंक्रीज होगी, तो इट इज पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। इकोनॉमिक बूम, जब इकोनॉमिक ग्रो करती है एट फास्टर रेट। इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब इकोनॉमिक ग्रो तो कर रही है बट एट स्लो रेट, ये इकोनॉमिक रिसेशन का पीरियड नहीं है। थर्ड इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर रही है और उसको कोई भी प्रॉफिट्स अर्न नहीं हो रहे। उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी, जब इकोनॉमी अपने रिसेशन पीरियड से रिकवर करती है तो इट इज नोन एज इकोनॉमिक रिकवरी। इसके लिए किसी भी इकोनॉमिक लिए वर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? इकोनॉमिक रिसेशन ओके। दैट्स इट फॉर द डे।